नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप हैं हमारे साथ इस वीडियो में गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानने के लिए। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या है साथियों? तो हम इसमें पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में, हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में, हम पढ़ेंगे फोकस दूरी के बारे में, हम पढ़ेंगे फोकस बिंदु के बारे में, हम पढ़ेंगे दर्पण के द्वारक के बारे में। ऐसे 7-8 हेडिंग हम पढ़ेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके 100% आता ही आता है। तो आइए एक एक करके अच्छे से सब कुछ समझते हैं। पहला है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? आपको हमने दर्पण पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? दर्पण। दर्पण में भी गोली दर्पण पढ़ाया था। गोली दर्पण कैसे बनता है तो आपको पता होगा। पहले सुनिएगा, लिखा क्या गया है, हेडिंग है वक्रता केंद्र। अब देखिएगा, हमने एक वक्र बना दिया। हमने क्या एक बना लिया? वक्र। क्या आप मानते हैं ये वक्र है ना? ये एक वक्र है, ठीक है। अगर इस वक्र को हम ऐसे ऐसे मिला दें, अगर पूरा मिला देंगे, क्या ये गोला बन जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल एक गोला बन जाएगा, है ना? एक गोला बन गया ना। अच्छा, जब गोला बन गया तो गोला का एक केंद्र होगा कि नहीं? हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल एक केंद्र होगा। हमने एक इस गोले का केंद्र बना दिया, ठीक है। अब देखिए वक्र है ना, आपको ऐसे ही दर्पण में पढ़ाया गया था ना। देखिएगा, पहला पृष्ठ यह है, दूसरा पृष्ठ यह है। अब आपको करना क्या है, दर्पण बनाने के लिए दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ को आपको कलई कर देना है। तो हमने बाहर दूसरे वाले पृष्ठ को क्या कर दिया? कलई कर दिया। ये पृष्ठ क्या हो गया भैया? कलई हो गया है, ठीक। ये पृष्ठ कलई हो गया। देखिएगा, अच्छा बताइए दर्पण कौन सा है? आप देख पा रहे हैं इसमें अगर परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा तो दबे हुए तल से होगा ना। तो आप कहेंगे कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या यह गोले के समान लग रहा है? और गोले का यह केंद्र है ना, और यह गोली दर्पण भी है ना। तो इसका परिभाषा क्या आ जाएगा वक्रता केंद्र का? गोली दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इस वाले गोली दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसका दर्पण एक भाग होता है, जिसका ये वाला जो अवतल दर्पण नहीं है, एक भाग होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो इस वाले केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो सी से डिनोट करते हैं। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? जब इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। अब आपको पता चल गया ना वक्रता केंद्र क्या होता है। क्या होता है वक्रता केंद्र? तो लिखा गया है गोली दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिसका दर्पण एक भाग होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगली परिभाषा में पढ़ते हैं। अगला है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? अब ध्यान से सुनेगा। क्या अगर आप इस पे प्रकाश किरणें आपतित कराएंगे तो आप यहां से आपतित कराएंगे फिर भी परावर्तित होगी। आप इसके और इसके बीच में कहीं भी परावर्तित कराएंगे किरणों को तो परावर्तित होंगे कि नहीं? और अगर आप अपना सकल अपना चेहरा इसमें देखना चाह रहे हो तो आपका प्रतिबिंब यहां से लेकर इसके बीच में ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं? परावर्तक तल के बीच में ही बनता है ना कहीं, ठीक है। अब आप जान गए यहां से यहां तक क्या है? परावर्तक तल है। और परावर्तक तल का मध्य बिंदु होगा कि नहीं? हमने मान लिया क्या है इसका? मध्य बिंदु है। और इस मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्या है? तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। क्योंकि ध्रुव का जो इंग्लिश मीनिंग होती है क्या होती है? पोल होती है, पोल। इसीलिए इसे हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया, ठीक। अगला वाला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अब क्या होता है? दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र है और ये क्या है? आपका दर्पण का ध्रुव है। इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। ऐसे आप मिला दीजिए। जब आप मिला देंगे दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यक्स यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो यक्स यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? मुख्य अक्ष किससे कहते हैं? वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यक्स यक्स डैश से
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपने जान लिया मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या में दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा ये आपका वक्रता केंद्र C है ना और ये ध्रुव P है ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसके बीच की दूरी यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी क्या कहलाएगी, तो आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अच्छा बताइए वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, तो लिखा गया है कि इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा कैपिटल R से क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है ना त्रिज्या का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे रेडियस होता है, इसलिए इसे हम R से डिनोट करते हैं। इसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको चार परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। हमने आपको क्या क्या बताया, तो शुरू में आपको हमने बताया वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र होता क्या है, तो गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिएगा यह दर्पण है ना, यह शुरू में गोला था ना, गोली दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते थे, वक्रता केंद्र कहते थे। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, आपको हमने यह बता दिया। इसके बाद हमने आपको दर्पण का ध्रुव क्या बताया, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको यह भी बता दिया। इसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे x डैश से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं, तो दर्पण के वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब अगली परिभाषा है दर्पण का द्वारक। क्या है, दर्पण का द्वारक। क्या होता है दर्पण का द्वारक, तो ध्यान से सुनिएगा। दर्पण का वह अधिक से अधिक भाग, दर्पण का वह अधिक से अधिक भाग जहां तक परावर्तन संभव हो उसे हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखिएगा जब प्रकाश किरणों को आप आपतित कराते हैं, आप देखिए यहाँ आपतित कराएंगे फिर भी परावर्तन होगा, यहाँ कराएंगे फिर भी परावर्तन होगा, आप यहाँ कराएंगे फिर भी परावर्तन होगा कि नहीं। आप समझ लीजिए जहां तक आप किरणों को आपतित कर रहे हैं परावर्तन संभव हो पा रहा है, उस वहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, वहां तक की दूरी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का वह अधिक से अधिक भाग, इसमें अधिक से अधिक भाग कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। दर्पण का वह अधिक से अधिक भाग जहां तक परावर्तन संभव होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं मुख्य फोकस और फोकस बिंदु को। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक दर्पण बना लिया, हमने इधर भी एक दर्पण बना लिया है और इधर भी एक दर्पण हमने बना लिया है। इसके बाद इसमें हमने एक मुख्य अक्ष खींच लिया, x डैश इधर भी और x डैश इधर भी। इसके बाद इसके समांतर देखिए किरण हमने खींच लिया है और इसके समांतर भी एक किरण जा रही है जो कहाँ आपतित हो रही है, जो इस वाले पॉइंट पे आपतित हो रही है, दोनों पे है कि नहीं। इसके बाद यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं, एक बिंदु से एक पॉइंट पे काटती हुई जा रही है कि नहीं, और इधर से भी देखिए परावर्तन के पश्चात इस वाले पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, और जिस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत हो रही है या फिर आती हुई प्रतीत हो रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु कहते हैं। आइए परिभाषा समझते हैं। लिखा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। देखिएगा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती देखिए प्रतीत हो रही है नहीं, आपको बताया था प्रतीत होना मतलब एक डैश लाइन होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। देखिएगा
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ में आ गया? ऐसे फिगर आपको बना लेना है इसके नीचे। इसके बाद अगली पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, दर्पण का ध्रुव P है ना, दर्पण का ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F है ना, इसके बीच के जो डिस्टेंस, इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। P और F के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? हम फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f से। तो कैपिटल F और P के बीच की दूरी क्या होगी? स्मॉल f होगी। ऐसे इधर भी होगा ना, ये P है और क्या है? F है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगा? स्मॉल f होगा। और स्मॉल f को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आखिरी पॉइंट है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? एक ऐसा तल होता है जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और फोकस बिंदु F से होकर जाता है। क्या होता है? एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है और फोकस बिंदु F से होकर जाता है। आइए फिगर से समझते हैं तो बातें ज्यादा समझ में आएगी। देखिएगा, आप देख पा रहे हैं मुख्य अक्ष है और ये पॉइंट क्या है? F है ना। हमने क्या कहा? फोकस तल क्या होता है? एक ऐसा तल होता है जो फोकस भी ये मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए और शर्त दूसरी क्या है? फोकस बिंदु F से होकर जाना चाहिए। जैसे हमने एक लाइन ऐसे खींच दिया ना, ये तल बना रहा है हम लोग ना, एक तल है। यह तल अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी हमने एक तल खींच दिया है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से, अब ध्यान से सुनेगा। फोकस तल क्या होता है? एक ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत है कि नहीं? लंबवत हो और फोकस बिंदु F से होकर जाता हो, गुजरता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। इसे y डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो y डैश से प्रदर्शित करते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आपको सभी परिभाषाएं अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।